पिछले वीडियो में हम लोगों ने माइटोसिस डिवीजन हम लोगों ने पढ़ा था। सेल डिवीजन का जो 3 टाइप्स है उसमें से माइटोसिस डिवीजन को हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं माइटोसिस डिवीजन को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। डिस्क्राइब द माइटोसिस डिवीजन इन एनिमल सेल एंड गिवन देयर सिग्निफिकेंस। यानी इसका मतलब हुआ कि माइटोसिस डिवीजन के विषय में, एनिमल सेल में जो माइटोसिस डिवीजन होता है उसके विषय में आपको डिस्क्राइब करना है, यानी वर्णन करना है और इनके सिग्निफिकेंस को लिखना है, यानी इनके महत्व को लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले माइटोसिस डिवीजन होता क्या है। तो माइटोसिस डिवीजन जो होता है सेल डिवीजन के माइटोसिस विधि का अध्ययन सर्वप्रथम 1870 में प्लांट में किया गया था। सबसे पहले कहाँ किया गया था? प्लांट सेल में किया गया था। कब किया गया था? 1870 में किया गया था। किसका अध्ययन किया गया था? सेल डिवीजन के माइटोसिस विधि का अध्ययन। ठीक है, उनके बाद वाल्टर फ्लेमिंग नाम का एक व्यक्ति हुआ। वाल्टर फ्लेमिंग ने 1878-82 में इसका अध्ययन एनिमल सेल में किया। तो किसने किया? दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, वाल्टर फ्लेमिंग 1878-82 में इसका अध्ययन एनिमल सेल में किया। इस डिवीजन के प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, जब माइटोसिस डिवीजन होने लगता है तो इसके प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, यह थ्रेड के समान क्रोमोजोम पाए जाने के कारण, इसमें थ्रेड के समान क्रोमोजोम पाए जाने के कारण इसका नाम माइटोसिस दिया गया था। अच्छा, इस डिवीजन के प्रारंभिक अवस्था में थ्रेड के समान क्रोमोजोम पाए जाने के कारण क्या दिखा दिया, इसका नाम क्या रखा गया? माइटोसिस डिवीजन। क्योंकि माइटोसिस का अर्थ ही होता है थ्रेड। तो आपने अब तक 3 पॉइंट्स को आपने अंडरस्टैंड किया। पहला तो प्लांट सेल में क्या किया गया था? अध्ययन किया गया था सर्वप्रथम 1870 में। दूसरा आपने देखा 1878-82 में इसका अध्ययन जो है वाल्टर फ्लेमिंग ने किया और उन्होंने एनिमल सेल में किया। और इस डिवीजन के प्रारंभिक अवस्था में तीसरा पॉइंट हमने बताया कि प्रारंभिक अवस्था में जो होता है क्रोमोजोम थ्रेड के समान दिखाई जाने के कारण जो है इसका नाम माइटोसिस दिया। माइटोसिस का अर्थ होता है, माइटो मतलब थ्रेड होता है। ठीक है, तो यहाँ स्केनेडर की बात करें तो ने इस डिवीजन का विस्तृत अध्ययन किया और यह डिवीजन सोमैटिक सेल यानी वेजिटेटिव सेल, सोमैटिक सेल हमारा जो बॉडी होता है, बॉडी का जो स्किन होता है, इसमें जैसे हमारा बॉडी के कहीं कट जाए फट जाए तो इनमें क्या होता है, यह माइटोसिस डिवीजन होता है। हमारे बॉडी में जैसे हम बढ़ते हैं, हम बड़ा होते हैं, तो छोटे से जब बड़ा होते हैं तो इसमें कौन सा सेल का, हमारे सेल का कौन सा डिवीजन होता है जिससे हम बड़े होते हैं, यानी सेल जो डिवीजन होता है वो होता है माइटोसिस डिवीजन होता है। और माइटोसिस डिवीजन में होता क्या है ये हम अभी आपको बता रहे हैं कि इस डिवीजन में एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है। एक मदर सेल से जब 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं? माइटोसिस डिवीजन कहते हैं। हाँ, तो स्केंडर के विषय में हम कह रहे थे कि स्केंडर ने क्या किया था, इस डिवीजन का विस्तृत अध्ययन किया। यह डिवीजन सोमैटिक सेल समझ में आ गया होगा आपको कि सोमैटिक सेल्स जो है हमारे बॉडी का जो स्किन है, हमारा पूरा बॉडी जो है एपिथेलियल सेल का बना होता है। ये सारे बॉडी जो इसमें जो क्या होता है, तो इस बॉडी में हमारा जो है सोमैटिक सेल में माइटोटिक डिवीजन होता है। अगर कहीं घाव भी हो जाए तो इसको रिपेयर करने में, रीजनरेशन मतलब हमारे जो स्किन को जो है ना उसको भरने में, घाव को भरने में, ये सब यह डिवीजन जो है सेल का डिवीजन होकर के जो है ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ठीक है, सेल का डिवीजन जो होता है वह माइटोसिस के रूप का होता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात कर दे तो प्राइमरी जर्म सेल में भी इसका होता है, जनन कोशिका में भी इनका डिवीजन होता है। तो सोमैटिक सेल को या वेजिटेटिव सेल कहिए या सोमैटिक सेल कहिए, तो इसमें भी होता है माइटोसिस डिवीजन। और कौन सेल में होता है? तो प्राइमरी जर्म सेल में होता है। तो डेफिनेशन क्या? माइटोसिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। यह माइटोसिस जो है कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है सेल डिवीजन का, जिसमें क्या होता है, सोमैटिक मदर सेल डिवीजन इनटू 2 डॉटर सेल बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज द सेम। यानी मतलब 2 में डिवाइड हो जाएगा लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होगा, तो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर हम हिंदी में बात करें तो समसूत्री विभाजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। उसमें क्रोमोसोम की संख्या सेल के बराबर ही होता है, जितना सेल में होता है उतना ही जो सेल का डिवीजन होता है उसमें भी होता है। डिवीजन ऑफ सेल की बात करें, सेल का जो डिवीजन होता है 2 फेज में यानी 2 भागों में होता है। ठीक है, एक तो इंटरफेज होता है, दूसरा कौन होता है? माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज मतलब एम फेज, उसको एम फेज भी कहेंगे, इंटरफेज भी कहेंगे। अब तक आपने ये देखा कि जो सेल का डिवीजन हुआ है, ये माइटोसिस जिसको पढ़ रहे हैं, तो माइटोसिस डिवीजन हम लोग पढ़ रहे हैं, माइटोसिस डिवीजन पढ़ रहे हैं। माइटोसिस डिवीजन में हम लोगों ने देखा कि माइटोसिस डिवीजन जो होता है ये 2 भागों में
क्या होता है, 2 भागों में विभाजित होता है। माइटोसिस डिवीजन कितने भागों में, 2 भागों में विभाजित होता है। और पहला है इंटरफेज, क्या होता है, इंटरफेज होता है। दूसरा कौन होता है, इंटरफेज के बाद माइटोटिक फेज होता है। ठीक है, तो इंटरफेज जो होता है यह भी 3 भागों में, 3 स्टेज में पूरा होता है। इंटरफेज कितने स्टेज में होता है, 3 स्टेज में। चलिए हम लोग देखते हैं इंटरफेज के विषय में जानते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं जो इंटरफेज होता है यह इसका जो है 10 से 20 घंटा होता है। इसमें क्या होता है, सेल का जो डिवीजन होता है इंटरफेज में 10 से 20 घंटा होता है। कितने घंटे का होता है ये, 10 से 20 घंटा का होता है। इंटरफेज का मतलब क्या होता है, हिंदी में विश्रामावस्था होता है। अच्छा, इसमें हमको देखना क्या है, क्या क्या समझना है ये देखते हैं। ये इंटरफेज में होता है एक माइटोसिस डिवीजन के बाद, माइटोसिस डिवीजन के बाद की अवस्था, ये किसकी अवस्था के बाद है, माइटोसिस डिवीजन के, जब हमारे बॉडी में माइटोसिस डिवीजन हो जाता है उनके बाद का यह इंटरफेज है। ठीक है, जब माइटोसिस डिवीजन हो जाता है तो उसके बाद हम प्रवेश करते हैं इंटरफेज में। ठीक है, इस समय क्रोमोजोम क्या होता है, इसमें क्रोमोजोम के विषय में अंडरस्टैंडिंग करना है और उसके बाद न्यूक्लियस के विषय में अंडरस्टैंडिंग करना है। तो क्रोमोजोम क्या होता है, इनएक्टिव फेज में रहता है। इस समय क्या होता है, इनएक्टिव होता है। जब यह इंटरफेज में एंट्री करता, प्रवेश करता है तो यह क्या होता है, सेंट्रोसोम जो है इनएक्टिव होता है। लेकिन क्रोमोसोम जो होता है अधिक कॉम्प्लिकेटेड अवस्था में रहने के कारण, क्रोमोसोम का किसके अवस्था में, कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिल अवस्था में रहने के कारण दिखाई नहीं देता है। तो मैंने आपको बताया कि जहाँ जो सेंट्रोसोम पढ़ रहे थे, सेंट्रोसोम इनएक्टिव होता है लेकिन क्रोमोसोम जो है क्रोमोसोम अधिक कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिल अवस्था में रहने के कारण, जो क्रोमोसोम के अधिक जटिल अवस्था में रहने के कारण क्या होता है, ये स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। न्यूक्लियस अपने वृद्धि के चरम सीमा पर होता है। इस समय जो होता है इंटरफेज में न्यूक्लियस क्या होता है, अपने वृद्धि के चरम सीमा पर होता है। ये सारी क्रियाएं एक सेल साइकिल में होता है। किस में होता है, एक सेल साइकिल में। तो क्वेश्चन उठा के सेल साइकिल है क्या, तो ऑल दोज चेंजेज विच अकर, मतलब जो घटित होता है ड्यूरिंग ऑफ सेल ग्रोथ, यानी सेल ग्रोथ के समय जो क्या होता है, जितने भी तरह के चेंजेज होते हैं है ना, उसे को क्या कहते हैं, सेल डिवीजन कहलाता है। तो यानी सेल जब ग्रो करने लगता है, यानी ग्रोथ होने लगता है सेल में, तो उस समय जितने भी प्रकार के चेंजेज आते हैं, बदलाव आते हैं, उसको क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। वे सभी बदलाव या परिवर्तन जो कोशिका की वृद्धि एवं कोशिका के विभाजन के समय होता है, उसे ही सेल साइकिल कहते हैं। ठीक है, सेल साइकिल जो होता है क्या होता है, तो कोशिका की वृद्धि, जब कोशिका वृद्धि करने लगे और कोशिका का विभाजन होने लगे, तो कोशिका की वृद्धि और विभाजन के समय जो उसमें बदलाव होने लगता है, जो भी बदलाव होता है या परिवर्तन होता है, उसी को क्या कहते हैं, उसे ही सेल साइकिल कहते हैं। और निर्माण की अवस्था के अनुसार अगर देखें तो सेल साइकिल निम्न के 3 सब फेज में डिवाइड किया जा सकता है। तो निर्माण की अवस्था के अनुसार कितने फेज में, 3 फेज में कर सकते हैं। पहला कौन फेज होगा, तो G1 फेज होगा। कौन सा फेज होगा, G1 फेज होगा। फिर S फेज होगा और उसके बाद G2 फेज होगा। प्रश्न उठा कि G1 फेज क्या है, S फेज का मतलब क्या होता है और G2 फेज का मतलब क्या होता है। तो G1 फेज का मतलब हुआ कि फर्स्ट गैप फेज। कौन सा हुआ, फर्स्ट गैप फेज। और इसको कहते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज। क्या कहते हैं, पोस्ट माइटोटिक फेज कहते हैं। जबकि एस फेज की अगर बात करें, एस फेज का मतलब होता है सिंथेटिक फेज। क्या होता है, सिंथेटिक फेज, इसे ही एस फेज कहते हैं। और तीसरा होता है G2 फेज। क्या होता है, G2 फेज। G2 फेज को सेकेंड गैप फेज कहते हैं। जीवन को फर्स्ट गैप फेज कहते हैं, जबकि इसको क्या कहते हैं, G2 को सेकेंड गैप फेज कहते हैं, यानी प्री माइटोटिक डिवीजन इसको कहते हैं, फेज कहते हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ तक समझने में किसी तरह का दिक्कत रहा होगा। अब हम आपको बताते हैं G1 फेज, S फेज और G2 फेज के विषय में। G1 फेज, S2 फेज और G1 S और G2 फेज में जो अंतर है, मैं आपको थोड़ा सा अंतर की ओर लेके चलता हूँ। G1 S और G2 फेज में क्या है, इसमें G1 फेज में RNA और प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, RNA और प्रोटीन का निर्माण होता है। इसमें RNA और प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है, जबकि इसमें RNA और प्रोटीन का निर्माण पुनः प्रारंभ हो जाता है। इसमें DNA का जो निर्माण होता है G1 फेज में, यहाँ DNA का निर्माण नहीं होता है। DNA का निर्माण G1 फेज में नहीं होता, जबकि G2 S फेज की बात करें तो S फेज में होता है DNA का निर्माण। S फेज में देखिए, S फेज में DNA का निर्माण सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस का मतलब होता है निर्माण होना। ठीक है, तो अगर हम कहें
तो इसमें निर्माण जीवन फेज में निर्माण जो होता है जीवन फेज में नहीं होता है, जबकि एस फेज में होता है। लेकिन अगर हम किसकी बात कर दें, तो अगर हम बात करें किसकी, तो एस फेज की बात करें तो मैंने बताया था एस फेज में G2 फेज की बात करें, G2 फेज में जो एक और होता है वो क्या होता है, तो डीएनए का निर्माण नहीं होता है। तो आपने ये भी देख लिया जीवन फेज में और एस फेज में और G2 फेज में जो कॉमन डिफरेंस है वो आपने देखा कि इसमें आरएनए डीएनए का निर्माण एक में होता है। अगर आरएनए डीएनए का निर्माण हो गया तो डीएनए का निर्माण नहीं होता है जीवन फेज में, जबकि यही चीज़ डीएनए का निर्माण की अगर बात करें तो एस फेज में डीएनए का निर्माण होता है, आरएनए और प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है। उसके बाद G2 फेज की बात करें तो G2 फेज में पुनः प्रारंभ हो जाता है किसका, आरएनए और प्रोटीन का निर्माण पुनः प्रारंभ हो जाता है और डीएनए का जो निर्माण होता है नहीं होता इसमें। इसके अलावे भी क्या सब है जीवन फेज में वो देखते हैं जरा। सेल के साइटोप्लाज्म में जैसे ही वृद्धि होता है, यह सेल है और सेल के अंदर में ये साइटोप्लाज्म है। इस तरह से सेल के साइटोप्लाज्म क्या होता है, लिक्विड जो अंदर में लिक्विड रहता है, एडहेसिव सब्सटेंस होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, उसी को साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो सेल के जो साइटोप्लाज्म में वृद्धि, जैसे ही वह वृद्धि होने लगता है तो जैसे ही सेल में साइटोप्लाज्म में वृद्धि होगा तो सेल क्या होगा, मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर का हिंदी होता है परिपक्व हो जाना। और मतलब न्यूक्लियस, उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियस अपने आकार में बड़ा होने लगता है। इस फेज में न्यूक्लियस अपने आकार में बड़ा होने लगता है। उसके बाद सेल के अंदर पाए जाने वाले एनर्जी से भरपूर पदार्थों की मात्रा दुगुनी हो जाती है इस फेज में, जीवन फेज की बात करते हैं। ठीक है, आरएनए प्रोटीन का निर्माण तो होता ही है और डीएनए का निर्माण नहीं होता इस फेज में। उसके बाद एस फेज की अगर बात करें तो एस फेज में आरएनए प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है, जबकि इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करें किसकी, तो यहाँ डीएनए का निर्माण होता है इसमें, उसमें डीएनए का निर्माण नहीं होता था। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं G2 फेज। उसके बाद जो है एस फेज में एक और चीज रह गया, डीएनए का रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब होता है दूना, डुप्लीकेशन यानी दुगुना होता है, यानी डीएनए का यहाँ क्या होता है, रेप्लिकेशन होते रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं G2 फेज की ओर। G2 फेज में क्या होता है, यहाँ आरएनए प्रोटीन का जैसे बताया था पुनः प्रारंभ हो जाता है, तो यहाँ पुनः प्रारंभ हो जाता है इस फेज में। यहाँ डीएनए का निर्माण नहीं होता, तो यहाँ डीएनए का निर्माण नहीं होता। उसके बाद एक पॉइंट और ध्यान में रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम etc की संख्या जो होता है दो गुनी हो जाती है। इन सब की संख्या भी दो गुनी हो जाती है। ठीक है, उनके बाद इसमें जो यहीं से सेल जो है कहाँ पहुंच जाता है, एम फेज में प्रवेश कर जाता है। यहाँ देख लीजिए G1 है, G2 है, यहाँ देखिए जीवन फेज है, एस फेज में पहुंचता है। उसके बाद G2 फेज है, यहीं से कहाँ पहुंच जाता है, एम फेज में। और यहाँ जो एम फेज में पहुंच जाता है, अभी एम फेज के विषय में यानी माइटोटिक फेज के विषय में हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं G2 फेज के विषय में। तो यहाँ से कहाँ से, तो जहाँ G2 फेज से ही एम फेज में माइटोटिक फेज में प्रवेश कर जाता है। एम फेज का मतलब माइटोटिक फेज होता है। इसमें सेल क्या होता है, जीवन फेज में सबसे अधिक समय तक, तो सेल जो होता है जीवन फेज में क्या रहता है, सबसे अधिक समय तक रहता है, तथा सबसे कम समय तक G2 फेज में रहता है। सबसे कम समय कहाँ तक रहता है, G2 फेज में रहता है। इस तरह से G1, S, G2 एवं M फेज मिलकर सेल साइकिल कहलाता है। ये सारे क्या कहलाता है, एक प्रकार से सेल साइकिल कहलाता है। देखिए ये क्या बन गया, सेल साइकिल बन गया। तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक आपको समझने में किसी तरह का दिक्कत हुआ होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज जो पढ़ेंगे अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे माइटोटिक फेज के विषय में। माइटोटिक फेज में आता है आपको कौन कौन, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इन सब के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। और साइटोकिनेसिस जो है, क्रायोकिनेसिस, आपको क्रायोकिनेसिस और माइटोटिक फेज के जो दो फेज में डिवाइड किया गया है, क्रायोकिनेसिस और साइटोकिनेसिस, इनको और फिर उसके बाद क्रायोकिनेसिस को जो 4 भागों में विभाजित किया गया, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज है, इनके विषय में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Peace.